नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। खबरों के पोस्टमार्टम में आपके लिए कुछ नया, कुछ संजीदा लेकर आया हूं। इसके अलावा बुलेटिन भी है। पहले बात करते हैं युग करवट समाचार पत्र में युग करवट के एडिटर इन चीफ सलामत मियाँ जी द्वारा लिखित नियमित कॉलम तीसरी आग का, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर देश की राजनीति के भविष्य में क्या हो सकता है, इस पर चर्चा की है। उन्होंने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से राजनीति की नई इबारत लिखनी शुरू की है, उसे राजनीतिक समीक्षक भी किसी भी हाल में सही नहीं मान रहे हैं। उनका मानना है कि आज जो बोया जा रहा है, कल वही काटा भी जाएगा। इस तरह की सियासत कभी देखी नहीं गई है। महाराष्ट्र में जिस तरह से चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे से शिवसेना का चुनाव चिन्ह वापस ले लिया और असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की मान ली है, जाहिर है चुनाव आयोग केंद्र सरकार के अधीन आता है और इस तरह के फैसले की उम्मीद राजनीतिक समीक्षकों को पहले से ही थी। लेकिन क्या भाजपा को महाराष्ट्र में इस रणनीति से कोई फायदा होगा? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि सबसे बड़ी हिंदुत्व वाली पार्टी शिवसेना ही मानी जाती है। भले ही चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे को लाकर सड़क पर खड़ा कर दिया हो, लेकिन वे आज भी महाराष्ट्र में राजा हैं, उन्हें कोई रंक नहीं बना सकता, ऐसा माना जा रहा है। 2024 के चुनाव में भाजपा को इसका एहसास हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे शरद पवार के चरणों में बैठ गए थे। इस बयान का भी महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा असर दिखाई देगा। शिवसेना के संजय राउत का यह बयान कि 2000 करोड़ में पूरी डील हुई है, यह भी कम अहमियत वाला सवाल नहीं है। आयोग के फैसले के बाद अब सबकी नज़र सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है, क्योंकि उद्धव ठाकरे आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। वहीं आयोग के फैसले के बाद अब संवैधानिक चीजें सामने आएंगी। शिवसेना के जो बड़े राष्ट्रीय कार्यालय, जो शिवसेना के जो पार्टी के कार्यालय हैं महाराष्ट्र में हैं, क्या उन पर एकनाथ शिंदे कब्जा कर लेंगे? सेना भवन पर किसका कब्जा रहेगा? जो उद्धव ठाकरे के विधायक हैं, क्या वो एकनाथ शिंदे, जिसको आयोग ने असली शिवसेना माना है, उसके द्वारा जारी व्हिप में बैठक में जाएंगे? यदि नहीं जाएंगे तो क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? इसके अलावा शिवसेना ठाकरे गुट के पास जो शिवसेना का अकाउंट है, जिसमें बताया जाता है कि करीब 350 करोड़ रुपए का फंड है, क्या उस पर एकनाथ शिंदे का कब्जा हो जाएगा? हालांकि संजय राउत ने यह भी कहा कि शिवसेना के कार्यालयों पर कब्जे की कोशिश की गई तो लाखों शिवसैनिकों की लाशों पर से गुजरना होगा। बहरहाल बदले की राजनीति इस मोड़ तक आ जाएगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का ये बयान भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी बदौलत वो आज महाराष्ट्र में स्थापित हुए हैं। जाहिर है दिल्ली के दरबार में सब कुछ चल रहा है। अब ये रणनीति किस ओर बैठेगी, इसका कितना किसको लाभ होगा, किसको नुकसान होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आज लोग स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी सहयोगी दलों की अनदेखी नहीं की और सभी को साथ लेकर चले। बात बिहार की राजनीति की। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मची हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने नए दल के गठन का ऐलान किया है। उनकी नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल होगा। पिछले काफी समय से उपेंद्र कुशवाहा राज्य के सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेताओं से नाराज चल रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज से एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत हो रही है। कुछ को छोड़कर जदयू में हर कोई चिंता व्यक्त कर रहा था। निर्वाचित सहयोगियों के साथ बैठक हुई और निर्णय लिया गया। नीतीश कुमार ने शुरू में अच्छा किया, लेकिन अंत में जिस रास्ते पर उन्होंने चलना शुरू किया वह उनके और बिहार के लिए बुरा है, ये उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है। हमारे देश में बेरोजगारी की संख्या बहुत बड़ी है, ये हम सभी जानते हैं। आंकड़े कुछ भी हो, सच्चाई सभी लोगों को पता है। लेकिन इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिससे आप लोग अपनी आय का एक नया स्रोत पैदा कर सकते हैं। आज हम इसी बात करेंगे। देश में सोशल मीडिया पर करोड़ों लोग रोज सर्फिंग करते हैं। जिन लोगों के अकाउंट मोनेटाइज हैं, वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अर्निंग भी कर रहे हैं। देश दुनिया में हो चुके डिजिटल के अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मित्रा जैसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर लोग हर रोज शॉपिंग कर रहे हैं, जिससे उनका करोड़ों रुपए का व्यापार
रोजाना हो रहा है। इससे आप डिजिटल सेक्टर की अहमियत भी समझ सकते हैं। चौतरफा डिजिटल सेक्टर की धाक के चलते ये इंडस्ट्री 450 बिलियन करोड़ की बनने जा रही है। केवल भारत में ही 55% मार्केट पर डिजिटल सेक्टर का कब्जा हो चुका है। आने वाले समय में यह सेक्टर लाखों नौकरियां देगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग तकनीक है जिसके द्वारा कोई भी बिजनेस, ब्रांड या व्यक्ति अपने सर्विस और प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का ही एक हिस्सा है। दूसरा है कंटेंट मार्केटिंग। ये एक मार्केटिंग तकनीक है जिसमें कस्टमर को व्यस्त रखने और रिटेन करने के लिए क्वालिटी कंटेंट जैसे आर्टिकल, वीडियोस, पॉडकास्ट, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट समेत विभिन्न तरीकों से इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंटेंट मार्केटिंग आपके ब्रांड विशेषज्ञता को स्थापित करता है, ब्रांड जागरूकता को बढ़ावा देता है। तीसरा है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग डिजिटल सेक्टर में प्रचलित एक तरीका है जिसका विज्ञापन के उद्देश्य से व्यावसायिक उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाता है। यह उपभोक्ताओं के बीच बिक्री बढ़ाने के लिए एक बेहतर और प्रोफेशनल तरीका माना जाता है। इसके बाद आती है मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग में मोटे तौर पर मार्केटिंग संबंधी संवाद के एक साधन के रूप में देखा जाता है। इसके उपयोग के जरिए ग्राहक को किसी तरह के प्रचार या विज्ञापन संबंधी संदेशों का वितरण किया जाता है। फिर है मार्केटिंग एनालिटिक्स। इसके माध्यम से कंपनी द्वारा चलाई जा रही विभिन्न मार्केटिंग योजनाओं, उनके उत्पादों का प्रचार कर उस पर आने वाली सेल से आमदनी की जाती है। कोई भी व्यक्ति अमेजन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर अपने प्रयास से कस्टमर लाकर अपना कमीशन हासिल कर लेता है। इसी को एफिलिएटेड मार्केटिंग भी कहते हैं। ये कुछ वो तरीके जिनसे इंटरनेट के माध्यम से आप लोग अपनी आय, अपना इनकम बढ़ा सकते हैं। इंटरनेट पर इसके बारे में विस्तृत जानकारी है, आप खोजकर अपने लिए बेहतर विकल्प चुन सकते हैं। अब आज की कुछ खास खबरें। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 IAS और कुछ PCS के तबादले किए हैं। गोंडा के CDO पद से हटाए गए गौरव कुमार को LDA में OSD बनाया गया है। प्रतीक्षारत चल रहे अनुज मलिक को अपर आयुक्त और RFC गोरखपुर तथा राज्य संपत्ति विभाग में तैनात सतीश पाल को ACEO नोएडा बनाया गया है। इसके अलावा गाजियाबाद में तैनात SDM हिमांशु वर्मा और शामली के SDM विशु राजा को OSD ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बनाया गया है। ADM नमामि गंगे संजय पांडे को ADM प्रशासन शाहजहाँपुर, ADM रायबरेली अशोक सिंह को ADM नमामि गंगे झांसी, सिटी मजिस्ट्रेट उन्नाव विजेता को ADM भूमि अध्याप्ति कानपुर नगर, SDM विनय गुप्ता को सिटी मजिस्ट्रेट उन्नाव, OSD प्रयागराज प्राधिकरण अभिनव रंजन श्रीवास्तव को ADM वित्त एवं राजस्व संत कबीरनगर, ADM वित्त एवं राजस्व संत कबीरनगर मनोज सिंह को अपर आयुक्त वाराणसी, SDM बाराबंकी प्रिया सिंह को OSD लखनऊ विकास प्राधिकरण, ADM न्यायिक रामपुर राजनारायण को उप संचालक चकबंदी गोरखपुर, सिटी मजिस्ट्रेट मेरठ अमरेश कुमार को अपर नगर आयुक्त मेरठ, SDM हरदोई राहुल कश्यप विश्वकर्मा को सिटी मजिस्ट्रेट मेरठ, लखनऊ विकास प्राधिकरण में OSD अमित कुमार राठौर को CRO मऊ, अभय कुमार पांडे CRO मऊ को अपर आयुक्त मिर्जापुर बनाया गया है। कांग्रेस ने AICC के सदस्यों की सूची घोषित कर दी है। इसमें गाजियाबाद से 7 नेताओं को जगह मिली है। वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, दीपा कौल, बबली नागर, डॉली शर्मा, डॉक्टर संजीव शर्मा और हरेंद्र कसाना को AICC सदस्य बनाया गया है। विजेंद्र यादव को कॉप्शन में सदस्यता मिली है। रायपुर में 24 से 26 फरवरी तक होने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले ही कई राज्यों की AICC कमेटी घोषित कर दी गई है। इसमें यूपी भी शामिल है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों की सूची में गाजियाबाद से आचार्य प्रमोद कृष्णम, दीपा कौल, बबली नागर, डोली शर्मा, संजीव शर्मा और हरेंद्र कसाना हैं। इसके साथ ही विजेंद्र यादव को कॉप्शन में AICC सदस्य बनाया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों की नियुक्ति प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के हिसाब से की जाती है। कांग्रेस के आंतरिक संविधान के अनुसार 8 PCC सदस्यों पर एक AICC सदस्य नियुक्त किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। गाजियाबाद बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 4 मार्च को नामांकन होगा और 15 मार्च को वोट डाले जाएंगे। गाजियाबाद बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
चुनाव का पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। अध्यक्ष योगेंद्र कौशिकी ने बताया कि 27 फरवरी को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 28 फरवरी को आपत्तियों का निस्तारण होगा। 3 मार्च को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। 4 मार्च को नामांकन होंगे। 5 मार्च को नाम वापसी और प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। 15 मार्च को वोटिंग होगी और उसी रात परिणाम भी आ जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य चुनाव को नियत समय पर कराने का है। क्या समय निर्धारित किया गया? 15 मार्च 2023 की तारीख चुनाव कराने की तिथि नियत की गई है। एल्डर कमेटी के चेयरमैन रामअवतार गुप्ता होंगे। उनके साथ फतेह चंद गोयल, देशराज सिंह, सुभाष चंद्र सक्सेना, विजय पलराठी सदस्य रहेंगे। 10 सदस्यों वाली चुनाव समिति का भी गठन कर दिया गया है। इस घोषणा के होते ही कचहरी में चुनाव का शोर सुनाई देने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूप करवट। सेक्टर 23 के जिला संयुक्त अस्पताल में बुरा हाल है। यहाँ 5 दिन से बिजली की आपूर्ति बाधित है। ओपीडी में डॉक्टर टॉर्च की रोशनी में मरीज को देख रहे हैं। अस्पताल के प्रवेश द्वार पर सड़क खोद दी गई है। इससे भी मरीज परेशान है। पिछले 5 दिन से जिला संयुक्त अस्पताल अंधेरे में डूबा है। ओपीडी में डॉक्टरों को बिना बिजली के काम चलाना पड़ रहा है, तो वहीं भर्ती मरीजों का भी बुरा हाल है। 5 दिन से मरीज अस्पताल में अव्यवस्थाओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन उसे ठीक करने के बजाय मुश्किलों को बढ़ा रहा है। यहाँ ऑपरेशन पूरी तरह ठप हो गए हैं। वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए कुछ समय के लिए लाइट दी जा रही है। बिजली से चलने वाले जरूरी उपकरण जनरेटर की लाइट से चल रहे हैं, लेकिन लगातार जनरेटर भी नहीं चल पा रहा है। ओपीडी में तो सप्लाई गुरुवार से ही बंद है, जिसकी वजह से डॉक्टर मरीजों को मोबाइल टॉर्च की रोशनी में देख रहे हैं। यहाँ अस्पताल के मुख्य गेट की सड़क पर भी खुदाई चल रही है और रस्सी बांधकर रास्ता रोका हुआ है, लेकिन मरीजों के आवागमन के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। अस्पताल का स्टाफ तो पीछे के गेट से अपने वाहनों के साथ प्रवेश कर लेता है, लेकिन मरीजों को पैदल ही रस्सा लांघ कर जाना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूप करवट। उधर जिला एमएमजी अस्पताल में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सांस और त्वचा के रोगियों की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ रोजाना तकरीबन 400 मरीज त्वचा और सांस रोग के आ रहे हैं। बदलते मौसम का भी लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। गर्मी की दस्तक होते ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है। इस समय तेजी से मौसम बदल रहा है। तापमान भी अधिकतम 27 डिग्री और न्यूनतम 17 डिग्री पहुंच गया है। हर दिन मौसम में गर्माहट बढ़ती जा रही है, जिसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। बदलते मौसम का सबसे अधिक असर सांस संबंधी समस्या से जूझ रहे मरीजों पर है। इस मौसम में खान-पान का भी सीधा असर पड़ता है। मौसम में बदलाव से त्वचा संबंधी रोगियों में भी वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही सोराइसिस के मरीजों की परेशानी भी बढ़ने लगी है। त्वचा संबंधी बीमारियों को लेकर लोग निजी और सरकारी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। एमएमजी अस्पताल में त्वचा रोग के रोज 250 से 300 मरीज पहुंच रहे हैं। इसमें सबसे अधिक फंगल इन्फेक्शन और स्क्रेप्सिस के हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूप करवट। 19 फरवरी की शाम को भोजपुर थाना क्षेत्र के फरीदनगर इलाके में 2 परिवारों में झगड़ा हो गया था। इसमें एक आदमी बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हुआ था। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 19 फरवरी 2023 को थाना भोजपुर में 2 परिवारों के मध्य पैसे को लेन-देन को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसमें कि एक व्यक्ति शाहिद गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके सर पर ईंट से वार किया गया था। इस संबंध में थाना भोजपुर में तत्कालीन अभियोग पंजीकृत करा दिया गया था और कई पुलिस टीमों का गठन किया गया था, जो कि तत्कालीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सक्रिय हो गई थी और उनके इस प्रयास के फलस्वरूप 24 घंटे के भीतर ही इसमें से 2 मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके नाम है उसामा और हुजैफा, और इन्हें दाखिल कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की गई। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। महासभा का कहना है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला किया गया था, मगर पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। महासभा ने कानपुर घटना पर भी कार्रवाई की मांग की है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी पर हुए हमले और कानपुर में मां बेटी के जलने की घटना के दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर धरना दिया गया। महासभा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि 15 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मां विंध्यवासिनी के दर्शन करके लौट रहे थे, तभी उन पर हमला किया गया। इस हमले में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं की जा सकी है। उधर कानपुर में मां बेटी की जलकर मौत हो गई। महासभा ने इस घटना के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुरक्षा देने की और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। महासभा ने इस संबंध में ज्ञापन डीएम के माध्यम से सीएम के नाम सौंपा है। उनकी गिरफ्तारी की मांग के लिए और उनकी एफआईआर दर्ज की मांग के लिए हम लोग यहाँ डीएम ऑफिस पर हमारा हर जनपद में आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ज्ञापन दिया जा रहा है और धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।
खबरों को पोस्टमार्टम में आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे पहले भी अपील कर चुका हूँ, आपके सहयोग के बिना सफलता नहीं मिल सकती, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, कमेंट करके बताएं आप इसमें और क्या नया चाहते हैं, कैसी लगी ये भी बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।